प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बाढ़ के बारे में, चक्रवात तूफान के बारे में, भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अनावृष्टि, अकाल के बारे में। अनावृष्टि एक अत्यंत विनाशक, दीर्घकालीन प्रभाव डालने वाला प्राकृतिक प्रकोप है। इसका प्रभाव जीव सृष्टि के अस्तित्व के दो अनिवार्य बातों, पानी और भोजन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता और कम या नहीवत वर्षा के वर्षों में अकाल दुर्भिक्ष की समस्या पैदा होती है, क्योंकि कृषि की फसलें, अनाज तथा जीव सृष्टि पानी पर संपूर्णतया निर्भर है। कमी की परिस्थिति पानी के अभाव के कारण बनती है और ऐसी हालत में खेती तथा प्राकृतिक वनस्पतियों को भारी नुकसान हानि पहुंचती है। अकाल की स्थिति में मानव के लिए अन्न के साथ साथ पालतू पशुओं के लिए चारे की भी समस्या उत्पन्न होती है। एक ज़माने में अकाल में भूखमरी से भारी जनहानि होती थी। हालांकि आज के युग में वाहन व्यवहार और सुदृढ़ व्यवस्थापन के कारण उसका निवारण कर सके हैं। अकाल के बारे में यहाँ बताया गया है कि अनावृष्टि एक बहुत विनाशकारी, लंबे समय तक असर डालने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसका असर जीव सृष्टि यानी दुनिया में रहने वाले लोगों के वजूद के दो आवश्यक बातों, पानी और भोजन के साथ गहरे रूप से जुड़ा है। मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में बरसात की अनियमितता यानी बरसात के समय पर नहीं होने के कारण और नहीं के बराबर वर्षा होने के कारण सालों में अकाल की समस्या पैदा होती है, क्योंकि खेती की फसलें, अनाज तथा जीव सृष्टि यानी दुनिया में रहने वाले लोगों का जीवन पानी पर पूरी तरह निर्भर है, आधारित है। कमी की स्थिति में पानी की कमी के कारण ऐसी बनती है और ऐसी स्थिति में खेती तथा प्राकृतिक वनस्पतियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। अकाल की स्थिति में मानव के लिए अन्न के साथ साथ पालतू पशुओं के चारे की भी समस्या पैदा होती है। एक समय में अकाल में भूखमरी से बहुत संख्या में लोगों की जान गई थी, नुकसान हुआ था। हालांकि आज के समय में, आज के नए युग में वाहन व्यवहार यानी एक जगह से दूसरे जगह वाहन जाने के कारण और सुदृढ़ अच्छी व्यवस्था के कारण उसका निवारण हल हो सका है। आगे पढ़ते हैं, क्या करना चाहिए। खेती में टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग बढ़ाना चाहिए। अनाज की रेशनिंग, उपलब्ध जल की मात्रा का अनुमान निकालकर उसके उपयोग का आयोजन करना चाहिए। राहत काम, सस्ते दर पर अनाज वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। अत्यंत अनिवार्य हो उसके अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्य रोक देना चाहिए। अनावृष्टि अकाल के समय क्या करना चाहिए, यहाँ बताया गया है। खेती में टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। अनाज के भाव, उपलब्ध जल की मात्रा का अनुमान अंदाज़ा निकालकर उसके उपयोग का प्रबंध करना चाहिए। राहत कम, सस्ते दर पर अनाज की वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। जो आवश्यक हो उसके अलावा अन्य निर्माण रोक देना चाहिए। क्या न करें, इसके बारे में पढ़ते हैं। अनाज की बर्बादी रोकने के लिए बड़े भोजन समारोहों का आयोजन न करें। नागरिक अनाज तथा घास चारे का संग्रह न करें। और करें कि अनावृष्टि के समय अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए जो बड़े बड़े समारोहों में लोगों को बुलाया जाता है, भोजन कराया जाता है, ऐसे कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। नागरिक अनाज तथा चारे का संग्रह न करें। आगे पढ़ते हैं। आगे है दावा अग्नि दावा नल, यानी जंगल में आग लगने की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दावा अग्नि यानी जंगलों में लगने वाली आग जो बड़े पैमाने पर तेज़ी से फैलकर
विनाश करती हैं। दावाग्नि की घटना के लिए बिजली पड़ने के अलावा शेष सभी कारण मानव सर्जित है। सुलगती बीड़ी, सिगरेट या दिया सलाई की तीली फेंकना। पर्यटकों, यात्रियों या चरवाहों द्वारा सुलगती सामग्री छोड़ देना मुख्य है। दावाग्नि की संभावना शुष्क यानी सूखे मौसम में पतझड़ के बाद के समय में अधिक रहती है। उस समय जंगल में सूखी घास और झरे हुए पत्ते ईंधन का काम करते हैं। यह परिस्थिति दावाग्नि के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। दावाग्नि या दावानल के बारे में यहाँ बताया गया है कि दावाग्नि यानी जंगलों में लगने वाली आग जो बड़े मात्रा पर तेजी से फैलकर नुकसान करती है, विनाश करती है। दावाग्नि की घटना के लिए बिजली पड़ने के अलावा यानी जो बिजली गिरती है आसमान से, उसके अलावा शेष बचे सभी कारण मानव के द्वारा सर्जित है, उत्पन्न की गई है। जैसे सुलगती बीड़ी, सिगरेट या दिया सलाई की तीली फेंकना। पर्यटकों यानी घूमने आए यात्रियों या चरवाहों द्वारा सुलगती सामग्री छोड़ देना मुख्य है। दावाग्नि की संभावना सूखे मौसम में पतझड़ के बाद के समय में अधिक रहती है। उस समय जंगल में सूखी घास और झरे हुए पत्ते ईंधन का काम करते हैं और यह परिस्थिति दावाग्नि यानी आग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। आगे है पवन तथा ज्वलनशील ईंधन दोनों का सूखा होना दावाग्नि का मूल कारण है। यह परिस्थिति दावाग्नि के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। गर्मी, कम नमी तथा पवन चलने वाले दिनों में जंगल में आग के तेजी से फैलने की संभावना अधिक है। कुछ वृक्षों से झरने वाले तैलीय पदार्थ के ज्वलनशील होने से भी आग तेजी से फैलती है। एक बार दावाग्नि लग जाने के बाद पवन की दिशा में 15 किलोमीटर घंटा की गति से आगे बढ़ने के साथ साथ अपने चारों तरफ भी फैलती जाती है। दावाग्नि के एक बार लग जाने पर यदि मनुष्यों द्वारा बुझाने का प्रयत्न न हो तो वह मात्र 2 संयोगों में ही रुकती है। या तो आग एकदम पूरी तरह से ठंडी हो जाए अथवा भारी वर्षा हो जाए। दावाग्नि के कारण जल रहे जंगल में धुएं और गर्म हवा के साथ ऊंचाई पर गई चिंगारी समीप की बस्तियों में आग लगने का खतरा पैदा करती है। दावाग्नि के बारे में यहाँ बताया गया है कि हवा तथा ज्वलनशील ईंधन दोनों का सूखा होना दावाग्नि का मूल कारण है। यह परिस्थिति दावाग्नि यानी आग जंगल में लगे आग को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। गर्मी, कम नमी तथा हवा चलने वाले दिनों में जंगल में आग के तेजी से फैलने की संभावना अधिक रहती है। कुछ वृक्षों से गिरने वाले तैलीय पदार्थ यानी जिसमें तेल की मात्रा होती है, ऐसे पदार्थ के ज्वलनशील होने से भी आग तेजी से फैलती है। यहाँ बता रहे हैं कि एक बार आग लग जाने के बाद पवन की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने के साथ साथ अपने चारों तरफ फैलती जाती है आग जंगल में। दावाग्नि के एक बार लग जाने के बाद यदि मनुष्यों द्वारा बुझाने का कोशिश न हो तो वह मात्र 2 ही परिस्थिति में रुकती है। या तो आग एकदम पूरी तरह से ठंडी हो जाए अथवा बरसात हो जाए। जंगल में आग लगने के कारण जल रहे जंगल में धुएं और गर्म हवा के साथ ऊंचाई पर गई चिंगारी वहां के नज़दीक की बस्तियों में आग लगने का खतरा पैदा करती हैं। आगे है क्या करना चाहिए। वन विभाग की सूचनाओं का पालन करें। शुष्क मौसम में वन क्षेत्र में विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें। वन विभाग के कर्मचारियों को दावाग्नि बुझाने की विशेष तालीम अर्थात प्रशिक्षण दी जाए। जंगल में आग लगने के कारण जल रहे जंगल में धुएं और गर्म हवा के साथ ऊंचाई पर गई चिंगारी नज़दीक की बस्तियों में आग लगने का खतरा पैदा करती हैं। आगे है क्या करना चाहिए।
वन विभाग की सूचनाओं का पालन करें। शुष्क मौसम में वन क्षेत्र में विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें। वन विभाग के कर्मचारियों को दावा अग्नि बुझाने की विशेष यानी खास तालीम प्रशिक्षण दी जाए। यहाँ आग लगने की स्थिति में बता रहे हैं क्या करना चाहिए। वन विभाग की सूचनाओं का हमें पालन करना चाहिए। सूखे मौसम में वन के क्षेत्र में विशेष यानी खास पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें। पेट्रोलिंग का मतलब होता है थोड़े थोड़े समय पर वहाँ जाकर वन विभाग के कर्मचारियों को जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। वन विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए खास प्रशिक्षण देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। आगे है क्या न करें। वन क्षेत्र में प्रवास करते समय सुलगती बीड़ी या अन्य चीज़ें न फेंकें। दावा अग्नि के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग वन विभाग की सूचनाओं की अवहेलना न करें। हमें क्या नहीं करना चाहिए यहाँ बताया गया है कि वन में जब हम घूमने जाएं तो वहाँ सुलगती बीड़ी या अन्य चीज़ें न फेंकें। आग लगने के समय वहाँ के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग वन विभाग की सूचनाओं को नज़रअंदाज न करें, उनकी सूचनाओं का पालन करें। आगे है मानव सर्जित आपदाएं। इसके पहले हम लोगों ने प्राकृतिक या कुदरती आपदाओं के बारे में पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्यों या उनके द्वारा लापरवाही से उत्पन्न आपदाओं के बारे में पढ़ते हैं। मानव के प्रत्यक्ष या परोक्ष जानबूझकर या अनजाने में किए गए कार्यों से उसकी लापरवाही, असावधानी या अज्ञानता मानव सर्जित तंत्र की निष्फलता के परिणाम स्वरूप घटने वाली दुर्घटना जिससे जान माल का नुकसान हो, ऐसी दुर्घटनाओं को मानव सर्जित आपदा कहते हैं। मानव सर्जित आपदा के बारे में बताया गया है कि मानव के प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी जानबूझकर या अनजाने में किए गए कामों से या उनकी लापरवाही, असावधानी या अज्ञानता मानव सर्जित तंत्र की निष्फलता यानी असफलता के परिणाम स्वरूप घटने वाली दुर्घटना है जिससे लोगों की जान धन का नुकसान होता है। ऐसी दुर्घटनाओं को मानव सर्जित आपदा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। पहला है औद्योगिक दुर्घटना। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, मिलों, कारखानों में तमाम सावधानियों के बाद भी दुर्घटना का भय रहता है। इस दुर्घटना में मानव तथा पशुओं की जान जाने का भय होता है। साथ पर्यावरण पर भी बहुत दुष्प्रभाव यानी बुरे असर पड़ता है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के मूल में मानवीय भूलें उत्तरदायी होती हैं। औद्योगिक प्रक्रिया के विविध यंत्रों का संचालन एवं रखरखाव, उत्पादित सामग्री का हेरफेर, उनका संग्रह और वितरण भी आदमियों द्वारा होता है। इस प्रत्येक स्तर पर दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। औद्योगिक दुर्घटना के बारे में यहाँ बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों, मिलों, कारखानों में बहुत तरह से सावधानियों के बाद भी दुर्घटना घटने का डर रहता है। इस दुर्घटना में मानव तथा पशुओं की जान जाने का भय होता है। साथ ही पर्यावरण पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के मूल में मानवीय यानी मनुष्यों द्वारा किए गए भूल जिम्मेदार होते हैं। औद्योगिक प्रक्रिया के अलग अलग यंत्रों का संचालन एवं उनका देखरेख, उत्पादित सामग्री का हेर फेर यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उनको एकत्रित करना और उनको जगह जगह फिर पहुंचाने का काम आदमियों के द्वारा होता है। इस प्रत्येक स्तर पर दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। आगे है भोपाल गैस कांड। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन
कार्बाइड कारखाने में जंतुनाशक दवाओं का उत्पादन किया जाता था। वहाँ उत्पादन प्रक्रिया में मीक नामक एक अत्यंत ही विषैली गैस का उपयोग होता था। इस गैस को बड़ी बड़ी टंकियों में संग्रहित किया जाता था। 3 दिसंबर 1948 के भोर में उस कारखाने की टंकियों से विषैली मीक गैस का रिसाव शुरू हुआ, जो लगभग 40 मिनट तक जारी रहा। एकदम भोर में घटित इस घटना से पल भर में भोपाल में निकटस्थ घनी आबादी में तीव्र गति से गैस फैल गई और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 2500 लोग मर गए। इसके उपरांत हजारों भोपालवासी इस गैस से प्रभावित हुए। मनुष्यों के अलावा हजारों पशु पक्षियों को भी विषैली गैस निगल गई। इस गैस से पेयजल, जलाशयों और भूमि गर्भस्थ एवं नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, आबाल वृद्ध सभी उसके दुष्प्रभाव का भोग बने। लगभग 10,000 लोग अस्थायी रूप से विकलांग हो गए, जबकि 1.5 लाख लोग आंशिक रूप से विकलांगता का शिकार बने। भोपाल गैस कांड के बारे में यहाँ बताया गया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में जंतुनाशक दवाओं का उत्पादन किया जाता था। वहाँ उत्पादन प्रक्रिया में मीक नामक गैस का उपयोग होता था। इस गैस को बड़ी बड़ी टंकियों में एकत्रित किया जाता था। 3 दिसंबर 1948 के सुबह के समय, भोर यानी एकदम सुबह का समय था, उस कारखाने की टंकियों से विषैली मीक गैस लीक हुआ, जो लगभग 40 मिनट तक जारी रहा। एकदम सुबह में घटित इस घटना से पल भर में भोपाल के नज़दीक में रहने वाली घनी आबादी में बहुत तेज़ गति से गैस फैल गई और अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2500 लोग मर गए। इसके अलावा हजारों भोपाल में रहने वाले वहाँ के निवासी इस गैस से प्रभावित हुए। मनुष्यों के अलावा हजारों पशु पक्षियों को भी जहरीली गैस निगल गई। इस गैस से पीने का पानी, तालाब, जमीन के अंदर एवं नवजात यानी छोटे छोटे बच्चे, गर्भ धारण करने वाली महिलाएं, लड़कियां, वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति सभी इसके बुरे प्रभाव का शिकार बने। लगभग 10,000 लोग अस्थायी रूप से विकलांग हो गए, अपाहिज हो गए, जबकि 1.5 लाख लोग आंशिक रूप से यानी थोड़े थोड़े उसका असर हुआ। ऐसे स्थिति में विकलांगता का शिकार बने। आगे है गैस रिसाव के समय बचाव कार्य। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या करना चाहिए। गैस रिसाव की सूचना के लिए आधुनिक वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए। कारखानों में सुरक्षा के उच्च मापदंड निर्धारित करके उनका पालन करना चाहिए। यदि गैस के हेरफेर के दौरान रिसाव हो तो गैस टैंकर को मानव बस्ती से दूर ले जाना चाहिए। उस समय पवन की दिशा देखकर उसकी विपरीत दिशा में दौड़ जाएं। सांस लेने में तकलीफ, आँखों का जलना जैसी तकलीफ़ों का स्वयं इलाज करने के बजाय तत्काल डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। बेहोश हो गए हो तथा कमज़ोर लोगों को तुरंत प्रभाव क्षेत्र के बाहर ले जाना चाहिए। फायर ब्रिगेड और पुलिस को खबर देनी चाहिए। हमें अपने वाहन को इस तरह रखना चाहिए कि बचाव काम के लिए आने वाले वाहनों के मार्ग में वे अवरोधक न बने। गैस रिसाव के समय हमें क्या करना चाहिए, यहाँ बताया गया है कि गैस रिसाव की सूचना के लिए नए समय के वार्निंग सिस्टम लगाने चाहिए। कारखानों में सुरक्षा के उच्च मापदंड निर्धारित करके उनका पालन करना चाहिए। यदि गैस के हेरफेर के समय लीक हो गैस तो गैस टैंकर को मानव बस्ती से दूर ले जाना चाहिए। उस समय हवा की दिशा देखकर उसके उल्टे दिशा में दौड़ जाना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ हो या आँखों में जलन हो, ऐसे समय
खुद इलाज न करके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। बेहोश हो गए तथा कमज़ोर लोगों को तुरंत उस प्रभाव के से बाहर ले जाना चाहिए। फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना देनी चाहिए। हमें अपने वाहन को इस तरह रखना चाहिए कि बचाव के काम के लिए आने वाले वाहनों के रास्ते में वो बाधक न बने। आगे है क्या न करें। बचाव कार्य में लगे लोगों के सिवा बाकी लोग वहां भीड़ न करें। जब तक प्रशासन की ओर से गैस रिसाव के इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित न घोषित कर दिया जाए तब तक असरग्रस्त क्षेत्र में प्रवेश न करें। बचाव कार्य के प्रशिक्षण के बिना या बचाव के लिए जरूरी साधन सामग्री के बिना बचाव काम में न जुड़े। गैस रिसाव के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ बताया गया है कि बचाव कार्य में लगे लोगों के अलावा बाकी लोग वहाँ भीड़ न एकत्रित करें, खड़े न हों। जब तक प्रशासन की ओर से गैस रिसाव के इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए तब तक वहाँ असरग्रस्त क्षेत्र में प्रवेश न करें, वहाँ न जाएं। बचाव कार्य में बिना जानकारी के बचाव के लिए जरूरी सामग्री के बिना वहाँ काम न करें या उसमें न जुड़ें। आगे है विषाणुजन्य रोग। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब सामान्य परिस्थिति में बहुत बड़े इलाके में बड़ी संख्या में लोग रोग का भोग बनते हैं तब यह कहा जाता है कि महामारी फैली है। इसमें रोग के कारण लोग अपनी जान गंवा देते हैं। विषाणुजन्य रोगों के मरीजों की संख्या सामान्य रोगों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। इनमें डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों ने आज तक लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि पहले की तुलना में वर्तमान समय में वैज्ञानिक संशोधनों और रोग प्रतिकारक टीकों, इलाज के उन्नत उपायों से संशोधनों और प्रतिकार करने में सरलता हुई है, पर साथ ही साथ नए विषाणुजन्य रोग तथा परंपरागत दवाएं असरकारक न बने ऐसे रोगों के प्रकोप का भय हमेशा मानव जाति पर मंडराता रहता है। यह भी एक कटु यथार्थ है, सत्य है। विषाणुजन्य रोग के बारे में यहाँ बताया गया है जो वायरस के द्वारा रोग फैलते हैं। जब सामान्य स्थिति में बहुत बड़े इलाके में बड़ी संख्या में लोग रोग का शिकार बनते हैं तब यह कहा जाता है कि महामारी फैली है। इस रोग के कारण लोग अपनी जान गंवा देते हैं। विषाणुजन्य रोगों के मरीजों की संख्या सामान्य रोगों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, जिसमें डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों ने आज तक लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है, उनकी जान ले ली है। हालांकि पहले के समय में अब के समय में वैज्ञानिक खोजों और रोग प्रतिकारक टीकों, इलाज के बढ़ते उपायों, संशोधनों और प्रतिकार करने में सरलता हुई है, पर साथ ही साथ नए विषाणुजन्य रोग तथा परंपरागत दवाएं असरकारक न बने ऐसे रोगों के प्रकोप का डर हमेशा मानव जाति पर मंडराता रहता है। यह भी एक सत्य है। आगे है सितंबर 1994 में सूरत शहर में प्लेग की महामारी और अभी 2015 में गुजरात और दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में स्वाइन फ्लू और डेंगू की महामारी को तंत्र द्वारा योग्य कदम उठाकर बड़ी जनहानि होने से रोकने की कोशिश हुई है। यहाँ बताया गया है कि सितंबर 1994 में सूरत शहर में प्लेग की बीमारी और अभी 2015 में गुजरात और दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में स्वाइन फ्लू और डेंगू की महामारी को सरकार द्वारा सही कदम उठाकर बड़े जनहानि यानी लोगों की हानि को रोकने की प्रयत्न की गई है। आगे है विषाणुजन्य रोगों से बचाव के उपाय।
विषाणुजन्य रोगों से बचने का महत्वपूर्ण उपाय यह सावधानी रखनी है कि उनका संक्रमण न हो। प्रचार प्रसार द्वारा लोगों को इन रोगों के होने के कारणों, परिणामों तथा बचाव के उपायों से परिचित कराना चाहिए। उसके लिए रोग प्रतिकारक टीका लगवाना चाहिए। रोगियों के इलाज के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व आरोग्य संस्था WHO की विषाणुजन्य रोगों की रोकथाम हेतु दी गई सूचनाओं और मार्गदर्शिका के अनुसार कदम उठाने चाहिए। विषाणुजन्य रोगों से बचाव के उपाय के बारे में यहाँ बताया गया है कि विषाणुजन्य रोगों से बचने का महत्वपूर्ण उपाय यह है कि सावधानी रखना और उनका संक्रमण न हो। प्रचार प्रसार द्वारा लोगों को इन रोगों के होने के कारणों, परिणामों तथा बचाव के उपायों से लोगों को पहचान करवाएं। उसके लिए रोग प्रतिकारक यानी रोग से लड़ने वाले टीके लगवाने चाहिए। रोगियों के इलाज के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर संगठन विश्व आरोग्य संस्था WHO की विषाणुजन्य रोगों की रोकथाम के लिए दी गई सूचनाओं, बताए गए रास्तों के अनुसार कदम उठाने चाहिए।